सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक गद्य काल। आधुनिक गद्य के अंतर्गत साहित्य परंपरा का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ था, ये दिया गया है प्रकरण 3 के अंतर्गत। आधुनिक जो गद्य है उसके अंतर्गत हम प्रकरण 2 और प्रकरण 1 और प्रकरण 2 हम पढ़ चुके हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 3 के अंतर्गत प्रथम उत्थान को दर्शाया है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 है। सन में पूछे आपसे तो 1868 से 1893। सामान्य परिचय दिया है इसमें प्रकरण 3 में। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। ठीक है, आज हमारे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, पूरे ध्यान के साथ पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते ही आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-20% तो याद हो ही जाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल पंचमी को संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण षष्ठी संवत 1941 में हुआ था। ठीक है, सन में पूछे तो आपसे 1850 से 1885 कितने वर्ष जिए थे? मात्र 35 वर्ष जिए थे। संवत 1922 में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। कहाँ पे गए थे? संवत 1922 को। जन्म कब हुआ? संवत 1907 को। और संवत 1922 को अपने परिवार के साथ कहाँ गए थे? जगन्नाथ जी गए थे। जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ था। किनसे हुआ था? जो बंग देश की जो नवीन साहित्यिक प्रगति है उससे उनका परिचय हुआ था। उन्होंने बंगला के नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों का अभाव का अनुभव किया। देखिए, बंगला में उन्होंने क्या देखा? सामाजिक देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी, पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे। किस में देखे थे? बंगला में। और हिंदी में वैसी पुस्तकों का क्या था? अभाव था। ठीक है, संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। देखिए, बंगला नाटक था क्या? विद्या सुंदरम नाटक, और उसका बंगला से अनुवाद करके उन्होंने 1925 में छपवाया था। कब छपवाया था? संवत 1925 में। जगन्नाथ जी कब गए थे? 1922 को। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास किया था। हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास किसमें किया था? विद्या सुंदर नाटक, जो कि बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली थी। कब? संवत 1925 में ही। इसी वर्ष मतलब 1925 में ही, संवत 1925 में ही कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका उन्होंने निकाली थी, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी। पहले क्या करते थे कि जो पुराने कवि थे उनकी कविताएं छपा करती थी। किसमें? कवि वचन सुधा में। फिर क्या था उसमें? पीछे गद्य लेख भी रहने लगे थे। संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? 1925 में निकाली। संवत 1925 में निकाली कौन सी? कवि वचन सुधा। और संवत 1930 में 5 वर्ष बाद में निकाली उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन 8 संख्याओं के उपरांत मतलब जब तक 8 अंक निकले तब तक उसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। 9वें अंक में उनका नाम क्या हो गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। हिंदी गद्य का ठीक क्या दिया है? हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट होता है। देखिए, हिंदी गद्य का जो ठीक परिष्कृत रूप है वो किस में प्रकट होता है? जो चंद्रिका में होता है। कब निकाली थी हरिश्चंद्र चंद्रिका? 1930 में निकाली थी। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ है। भारतेंदु जी ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि, देखिए, कालचक्र नाम से उनकी एक पुस्तक थी, उसमें नोट किया है कि क्या नोट किया है? हिंदी नई चाल में ढली और सन 1873 में
देखिए यहाँ पे सन में दिया गया है 1873 में। क्या था कि हिंदी नई चाल में ढली थी। किसमें है? कालचक्र नामक एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने कहा था। क्या था? हिंदी नई चाल में ढली। और सन कब था? 1873 का। इस हरिचंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु जी आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। देखिए जो चंद्रिका है उनमें भारतेंदु जी तो लिखते ही थे, उसके बाद में जो बहुत से लेखक थे उन्होंने उत्साह दे देकर उनको भी तैयार कर लिया था। स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी देखिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। कौन करते थे? स्वर्गीय जो पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी हैं वो हरिश्चंद्र जी का जो संपादन कौशल है उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ ही वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे। कौन लिखते थे? और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी। उनकी हिंदी होती थी। तो उनकी हिंदी कैसी होती? हिंदी ही होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानते थे। वो बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पहले चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया, उस समय नहीं था। किस समय नहीं था? भारतेंदु जी के समय में ये नहीं था कि जो पहले जो बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी का अनुवाद होता था और उसका जो 25-30 वर्ष पीछे जो तूफान सा चला था वो अब हिंदी के स्वरूप में संकट पड़ गया था, वो उस समय नहीं था। किस समय नहीं था? पहले जो हिंदी का स्वरूप संकट में था वो भारतेंदु युग में नहीं था। ठीक है, उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य जो के तो रखते हो, अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते थे। उस समय की हिंदी में न तो दिक अशांति थी, न कादना, सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और न कवि का संदेश था और न भाग लेना, स्वार्थ लेना इस प्रकार से था। ये शब्द दिए गए हैं। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का जो 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वपन, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। किसमें थे? जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी, किसने प्रकाशित करवाई थी? हरिश्चंद्र जी ने। हरिश्चंद्र का जो 5वें पैगंबर हैं वो मुंशी ज्वाला प्रसाद का जो कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का क्या था? अद्भुत अपूर्व स्वपन, बाबू कार्तिक प्रसाद जी का था रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। और किस में होती थी वो? हरिश्चंद्र मैगजीन में वो प्रकाशित होते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी निकाली थी। कब निकाली थी? संवत 1931 में। 1925 में क्या निकाली? कवि वचन सुधा। फिर उसके बाद में निकाली 1930 में निकाली इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और 1931 में निकाल रहे हैं बाल बोधनी। देखिए याद हो रहा होगा आपको। इसी प्रकार इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। कौन सी निकाली? देखिए सबसे पहले निकाली इन्होंने, कौन सी निकाली थी सबसे पहले? कवि वचन सुधा जो संवत 1925 की थी। उसके बाद में संवत 1930 को कौन सी निकाली थी? हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 8 अंकों तक हरिश्चंद्र मैगजीन और 9वें अंक में हरिश्चंद्र चंद्रिका। और संवत 1931 में कौन सी निकाली थी? बाला बोधनी, जो क्या थी? स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। याद रखेंगे आप, साथ ही आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, इनके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवति नाम का प्रहसन लिखा था। देखिए इनका मौलिक नाटक था क्या? कौन सा? वैदिक हिंसा न भवति नाम का एक प्रहसन इन्होंने लिखा था। नाटक के काफ़ी रूप होते हैं, भाण होता है, प्रहसन होता है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। गीति नाट्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के नाटक होते हैं, उनकी रूप होते हैं वो। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा था? प्रहसन लिखा था। ये क्या था? वैदिक हिंसा न भवति क्या था? प्रहसन। कब था? संवत 1930 का। इनका पहला मौलिक नाटक था कौन सा? वैदिक हिंसा न भवति, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित
अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वाला ही चिट्टे छोड़े, वालों पर भी चिट्टे छोड़े। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, आप समझेंगे कि जो वैदिक हिंसा न भवती है उसमें क्या था, धर्म और उपासना के नाम पर जो समाज में जो प्रचलित अनेक अनाचार हो रहे थे, किसके नाम पर, धर्म पर हो रहे थे, और समाज में जो प्रचलित अनाचार थे उनके जघन्य रूप को दिखाया गया है किसमें, वैदिक हिंसा न भवती। उन्होंने किसको लक्ष्य बनाया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। क्यों बनाया उन्होंने कहा है कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वो क्या थे, खुशामदीद और केवल अपने ही मान वृद्धि का फिक्र में रहने वालों पर चिट्टे छोड़े हैं, मतलब व्यंग्य किया है उनके ऊपर उन्होंने, किस पे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में, और कहा कि वो खुशमदीद हैं, मतलब खुद की सोचते हैं और अपना ही मान है उसकी वृद्धि में के फिक्र में वो लगे रहते हैं। कौन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारत के प्रेम में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझते जाते थे। ठीक है, भारत के प्रेम के मतवाले कौन थे, हरिश्चंद्र जी। देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, सरकार की क्या हो गई थी, कुदृष्टि हो गई थी। क्यों हो गई थी बुरी दृष्टि सरकार की, क्योंकि वो भारत के प्रेम में मतवाले हो गए थे और देश हित की चिंता करते थे। वो क्यों करते थे देश हित की चिंता, देखिए 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो देखिए उस समय देश आज़ाद नहीं था, तो सरकार किसकी होगी, अंग्रेज़ों की, और अंग्रेजी सरकार की इन पे क्या थी, कुदृष्टि थी। उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे, किसके कारण, कि समाज में जो जागरूकता फैल रही है, देश हित की चिंता के लिए व्यग्र थे, वो कौन थे, वो हरिश्चंद्र जी। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया था। देखिए गद्य रचना में अगर बात करें तो भारतेंदु ने सबसे पहले क्या लिखा था, नाटक लिखा था। कौन सा लिखा था, वैदिक हिंसा न भवती, और कब लिखा था, संवत 1930 को। ठीक है, नाटक नाम की पुस्तक उन्होंने लिखा, जो हिंदी के मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का, देखिए बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। बाबू गोपाल चंद्र थे ये हरिश्चंद्र जी के पिता थे, और इनका नाटक कौन सा था, नहुस। और दूसरा नाटक किसका था, पहला नाटक किसका था, महाराज विश्वनाथ सिंह का। कौन सा था, आनंद रघुनंदन नाटक। उसके बाद में ही नाटक नाम से इनकी कृति कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखेंगे आप, सन 1890 में प्रकाशित हुई थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। देखिए जो आनंद रघुनंदन नाटक है और नहुस नाटक वो किस में थे, ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं। देखिए इनके मौलिक नाटक कौन से हैं, वैदिक हिंसा न भवती है, चंद्रावली है, विशस्य विषमोदम है, विष मोजदम है, भारत दुर्दशा है, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। ये हैं इनके मौलिक नाटक, जबकि अनुवाद इन्होंने इनका किया है, किसका किया है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है, मुद्रा राक्षस है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत जन्म। देखिए सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है। सत्य हरिश्चंद्र कैसा समझा जाता है, मौलिक, लेकिन ये क्या है, अनुवादित है। पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा जिसका अनुवाद कहा जाता है। देखिए हमने एक पुराना नाटक देखा था, किस नाम से, सत्य हरिश्चंद्र नाम से, और उसका अनुवाद कहा जाता है किसको, सत्य हरिश्चंद्र को। कौन करें ये बात, रामचंद्र शुक्ल जी करें। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद। जो भारत जननी है वो किसका अनुवाद है, उनका एक मित्र था जिन्होंने बंग भाषा में लिखा था क्या, भारत माता, और उसका अनुवाद क्या है, भारत जननी। उन्होंने सुधारते सारा फिर से लिख डाला। उन्होंने जो अपने मित्र थे उन्होंने लिखा था बंग भाषा में भारत माता, और उसको सुधारते उन्होंने अनुवाद कर दिया उसका, और वो सारा ही लिख डाले उन्होंने, और किस नाम से, भारत जननी नाम से। भारतेंदु जी के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। देखिए
भारतेंदु जी के नाटकों में सबसे पहले ध्यान कहाँ पे जाता है, किस बात पर जाता है कि उनकी सामग्री है वो एक क्षेत्र से नहीं है, जीवन के कई क्षेत्रों से ली गई। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। चंद्रावली में क्या है, प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा व मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया। देखिए नील देवी है वो क्या है, पंजाब का एक हिंदू राजा है और उस पर मुसलमानों की चढ़ाई हो रही है, उसका ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया। नील देवी में क्या है, पंजाब का एक हिंदू राजा है और उस किसकी चढ़ाई हो रही है, मुसलमानों की चढ़ाई, और ऐसा एक ऐतिहासिक वृत्त लेकर ये लिखा गया। कौन सा, नील देवी। चंद्रावली क्या है, प्रेम का आदर्श। भारत दुर्दशा में क्या है, देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने आई है। भारत दुर्दशा में क्या है कि भारत की जो देश की दशा है उसको बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाए हैं। विशेष से विषमोत्तम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया। देखिए जो विशेष से विषमोत्तम है वो किसमें है, देसी रजवाड़ों के कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। याद रखेंगे आप एक एक नाटक के बारे में कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। प्रेम जोगनी में भारतेंदु जी ने वर्तमान क्या है, पाषाणमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया। किसमें, प्रेम जोगनी में क्या किया, भारतेंदु ने जो अपना जो पाषाणमय धार्मिक और सामाजिक जीवन है उसके बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया। यही उनकी विशेषताएं। देखिए चंद्रावली में क्या है, प्रेम आदर्श। नील देवी में क्या है, पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त। भारत दुर्दशा में क्या है, देश की दशा का बहुत ही मनोरंजक ढंग से। विशेष से विषमोत्तम में क्या है, देसी रजवाड़ों के कुचक्कर परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम जोगिनी में क्या है, भारतेंदु के वर्तमान पाषाणमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया गया है और यही इनकी क्या है, विशेषताएं। किसकी, भारतेंदु जी की। आगे क्या है, नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया। देखिए जो नाटकों की रचना शैली है उन्होंने क्या लिया है, उसमें मध्य मार्ग का अवलंबन किया है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न ही प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाए। देखिए क्या कहा गया इसमें कि वो न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को छोड़कर, मतलब कि भारतीय शैली को उन्होंने छोड़ ही दिया है और अंग्रेजी नाटकों की नकल पर वो चले थे। ऐसा काम भी उन्होंने किया था। न तो अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले वो और न ही प्राचीन भारतीय शैली को उन्होंने छोड़ा था, न ही प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को उन्होंने फंसाया था। ठीक है, उनके बड़े नाटकों का प्रस्तावना बराबर बनी रहती है। उनके बड़े नाटकों में क्या है, प्रस्तावना भी बराबर बनी रहती है। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं पर करते हैं। ठीक है, यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की थी। देखिए सबसे अधिक रचना किसने की थी, किसकी है, उनकी नाटकों की। पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित रहे हैं। काश्मीर कुसुमा, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। देखिए काश्मीर कुसुम किसके ऊपर है, तो जो जल्हण की जी की जो राज तरंगिणी है उसके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जल्हण जी ने क्या किया है, जो राज तरंगिणी है उसमें क्या दिया गया, कश्मीर का जो जीवन, कश्मीर के लोगों का वहाँ पे जीवन किस प्रकार से था उसके बारे में बताया गया है। ये काश्मीर कुसुम इसी के ऊपर आता है। बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे पर चल बसे। देखिए अंतिम दिनों में वो उपन्यास लिखने के लिए प्रवृत्त हुए ही थे, मतलब लिखने की उनके मन में आई थी, लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में ही महान कवि देहलोक पधार गए। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सहृदय कवि थे। सिद्धवाणी के क्या थे, अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने वाली और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश में मंगल मतरसा फूटने लगी थी। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया है यहाँ पे कि इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले। क्या लिखा था उन्होंने, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कवित्व और सवैये लिखे थे। उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगी और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल मंत्र सा फूकने लगी थी। उनकी कविताएं थी वो क्या थी, स्वदेश प्रेम से भरी हुई थी और देश के चारों ओर मंगल मंत्र सा वो फूकने लगी थी। अपनी
सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ती है। देखिए, अपनी जो सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से वो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा से दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाए कि पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में किसे माना गया है तो हरिश्चंद्र जी को, और दूसरे ओर क्या थे, वो बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में भी आते थे। देखिए, एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्त माल गूंथते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते हुए और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए गए। देखिए, एक तरफ तो क्या करते थे, वो राधा कृष्ण की भक्ति करते थे और उसमें भक्तमाल के में गूंथते वो दिखाई देते थे, और दूसरी ओर क्या करते थे, मंदिर को जो अधिकारी थे और जो टीकाधारी भक्त थे, मतलब अपने माथे के ऊपर वो टीका लगा के रखते थे, मतलब तिलक लगा के रखते थे, उनके चरित्रों की क्या करते थे, वो हंसी उड़ाते थे और किसके ऊपर जोर देते थे, स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे और समाज सुधार आदि के व्याख्यान देते पाए जाते हैं। ठीक है, समाज सुधार के ऊपर भी व्याख्यान देते पाए गए हैं और स्त्री शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया था। और किसका व्यंग्य उड़ाया उन्होंने, मंदिरों के अधिकारी और जो टीकाधारी भक्त हैं उनके चरित्रों पर क्या उड़ाई उन्होंने, हंसी उड़ाई। देखिए, इसमें जो हरिश्चंद्र जी हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया कि उनका कैसी शैली थी, उनके जीवन में वो उनका कैसा सिद्धांत था, कैसा स्वभाव था उनका, किस प्रकार से काव्य करते थे, समाज में किस प्रकार की वो मतलब संदेश देना चाहते थे। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु केला का विशेष माधुर्य। देखिए, इन्होंने प्राचीन और नवीन का सामंजस्य किया है। इन्होंने न तो प्राचीन को त्यागा है और न ही नवीन को पकड़ा है। इन्होंने प्राचीन को भी ध्यान में रखा है और नवीन को भी ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार से अपनी कला का विशेष इन्होंने प्रदर्शन किया है। साहित्य में एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या भारी भावों को बचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वो अपने ही साहित्य के विकसित अंग में लगे। देखिए, क्या है कि नए नए या जो भारी भाव हैं उनको उस प्रकार से काट छाट कर लिखना चाहिए कि जो आज के समाज में जो साहित्य है उसमें विकसित अंग से लगे हों। ठीक, प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु जी का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था कि किस प्रकार से शीतल कला का संचार होना चाहिए, अपेक्षा थी लोगों से, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु जी का उदय हुआ था और इसमें कोई संदेह ही नहीं। आगे है हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था। हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था। याद रखेंगे आप, उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़, इनका जन्म 1855 है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जिसका जन्मकाल मुझे याद है, मैं वो बता दूंगी, बाकी फालतू मैं आपको नहीं बताऊंगी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र 1856 है। बाबू तोताराम का मुझे नहीं याद है। ठाकुर जगमोहन, मैंने आपको याद करवाया था जब भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करे थे कि मोहन ने जग को बहुत सताया, मतलब 1857। लाला श्रीनिवास दास 1850। पंडित बालकृष्ण भट्ट 1844। पंडित केशवराम भट्ट नहीं पता मुझे। पंडित अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म है 1858। पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म है 1854। ठीक, इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। ठीक, भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया था। देखिए, भारतेंदु का अस्त मतलब भारतेंदु जी की मृत्यु कब हो गई थी, 35 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी, 1941 में, संवत 1941 में। उसका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा, लेकिन इनका जो मंडल है ये बहुत दिनों तक साहित्य लिखता रहा था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते थे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वो द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। देखिए, जो मौलिकता क्या मतलब स्वयं के लिखे गए, मौलिक मतलब स्वयं के द्वारा लिखे गए
वो द्वितीय उत्थान के लेखकों में नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। किस प्रकार की? एक तो उनकी भावावेश शैली है और दूसरी उनकी तथ्य निरूपण की शैली है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। भावावेश की भाषा में प्राय वाक्य बहुत छोटे होते हैं। देखिए, उनकी पूछा जाए जो भारतेंदु जी की कितनी शैलियाँ हैं, तो दो प्रकार की शैलियाँ हैं। एक तो उनकी है भावावेश शैली और दूसरी है उनकी तथ्य निरूपण शैली। भावावेश की भाषा में प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदावली सरस बोलचाल की होती है। देखिए क्या है कि भावावेश की भाषा, उसमें क्या है, वाक्य बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली जो नाटिका है उससे उद्धृत अंश है ये, और इसमें क्या है, भावावेश है। देखिए, झूठे 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 नहीं, झूठे ही नहीं, विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया, आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? कितने इस उपद्रव और जाल करने को कहा, कुछ न होता, तुम ही तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों वह विस्मय संसार किया? बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने का पर बेहयाई परले सिरे, नाम बिके लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें, वह पर वारे शुद्ध बेहाई, पूरी निर्लजता, लाज को जूतों मार के पीट पीट करके निकाल दिया है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुँह दिखा दिया होता तो मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते। काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुक्मी बेहया हो। और फिर क्या है, जहाँ चित्त के किसी स्थायी छोम की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर है। वाक्य भी कुछ बड़े हैं पर अन्वय जटिल नहीं है, जैसे प्रेम योगिनी के सूत्रधार में इस भाषण का है। ये किससे संबंधित है? प्रेम योगिनी से संबंधित है। ठीक है। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हों? क्या है कि क्या सारे संसार के लोग सुखी हैं और दुखी कौन रहे? हरिश्चंद्र जी। नेत्र में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणि, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें उनकी निंदा से क्या है? इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रखकर ही विहार करोगे। आगे है, देखिए, तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का भी कुछ अधिक समावेश होता है। तथ्य निरूपण में और वस्तु वर्णन में क्या है कि समय समय पर कभी कभी उनकी भाषा और संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इनका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी का वक्तव्य से मिलता है। किससे संबंधित है ये? नील देवी से संबंधित है। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेजी रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित, क्षीण कटी देश कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन, इधर से उधर फरफर कर कल की पुतली भी भांति फिरती हुई दिखलाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण हो जाती है। किससे संबंधित है ये? नील देवी से संबंधित है। पर यह भारतेंदु जी की असली भाषा नहीं है। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में समझना चाहिए। किस किस में? देखिए, ये अवतरण है। एक तो दिया गया था चंद्रावली नाटिका से संबंधित, इसमें इनकी भाषा है, और दूसरा दिया गया था प्रेम योगिनी से संबंधित। ठीक है, ये इनकी भाषा है। क्या बताया कि यह
पर यह भारतेंदु जी की असली भाषा नहीं है। उनकी असली भाषा का रूप पहले 2 अवतरणों में समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उनमें जटिलता नहीं होती है। उनके लेखकों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाक विचित्र या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। आगे देखिए, ऊपर चला गया है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। देखिए, यह हमें स्मरण रखना चाहिए कि जो अपने समय के लेखक थे उनमें भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमघन आदि और लेखकों की भाषा हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। प्रेमघन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और जो आदि लेखक हैं उनकी भाषा में हम क्रमशः क्या पाते हैं, उन्नति और सुधार पाते हैं। संवत 1938 में क्या है, संवत 1938 में आनंद काव्यदिम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात के किसी लेख में से मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई देता है। भारतेंदु के लेखों में इनका अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, ऐसे व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, इच्छा किया, आज्ञा किया, ऐसे व्याकरण संबंधी प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। आज हम हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में मैंने एक एक शब्द को आप बड़े ही सही ढंग से समझाने की कोशिश की है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।